नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कैसे आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जीएसटीआर 9 को फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, एनुअल रिटर्न 23-24 का आ चुका है। आज आपको लाइव बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। चलिए समझेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ से फाइल रिटर्न में जाना होगा और उसके बाद यहाँ से जाना होगा सर्विस में आ जाओ, रिटर्न में आ जाओ और एनुअल रिटर्न में आ जाओ। एनुअल रिटर्न में आने के बाद 23-24 पे क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 9 और 9C दोनों ही दिख जाएगा। दोनों ही रिटर्नों में फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस है। अगर आपने चेंजेस वाली वीडियो नहीं देखी है, टेबल वाइज डिटेल जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, जाके देखिए, जहाँ मैंने बताया है कि जीएसटीआर 9 और 9C में क्या चेंजेस है। चलिए फाइल करेंगे। जीएसटीआर 9 पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना। यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसके अंदर भी 23-24 में चेंजेस है। हर बार 9 के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। तो 9 फाइल करने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप बदलाव को समझ पाए। तो नील की 9 फाइल कर रहे हैं, नहीं, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न किसके लिए मैंडेटरी है। जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है उसके लिए मैंडेटरी है, उसको जीएसटीआर 9 फाइल करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर नहीं करेंगे तो उस केस में 50,000 की जनरल पेनल्टी सेक्शन 125 के अंदर लग सकती है, जैसे कि आजकल रिटर्नों में लग के आ रही है, नोटिस में लग के आ रही है। लेट फीस जो इसके ऊपर लगती है वो तो लगेगी ही लगेगी, साथ ही साथ जनरल पेनल्टी भी लग सकती है। तो इसमें बहुत सारी टेबल है, लगभग 17-18 पॉइंट है जो इसके अंदर फिल करने होते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग्स है इसको समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो देखो, ये 23-24 का आ गया फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स है। अगर आप जीएसटीआर 9 को एक्सेल के थ्रू फाइल करना चाहते हैं, यूटिलिटी के थ्रू, तो उसको भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको डाउनलोड सेक्शन में जाके जीएसटीआर 9 का एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड कंप्यूटेड जीएसटीआर 9 है, पीडीएफ फॉर्म है ये। यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखाएगा 9 के अंदर जो वैल्यू ड्राइव हो रही होंगी, ठीक है, जो कि ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज होती हैं। इन वैल्यू को आप देख सकते हो, सिस्टम कंप्यूटेड होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको जीएसटीआर 1 दिखता है। ये जीएसटीआर 1 एनुअली होता है, मतलब ईयरली बेसिस पे आती है, ठीक है, जिसके अंदर जो भी आपने पूरे साल में जीएसटीआर 1 में ट्रांजेक्शन जो करी होगी वो इसके अंदर आएगी, जैसे कि B2B सप्लाई, B2C सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, SEZ सप्लाई, डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई। बेसिकली जीएसटीआर 1 के अंदर जितनी भी सभी सप्लाई होती है वो एनुअल बेसिस पे आपको दिखेगी, पूरे साल की इकट्ठी। इसी प्रकार से जीएसटीआर 3 भी दिखेगी एनुअल बेसिस पे कि आपकी कौन कौन सी कहाँ कहाँ कितनी कितनी सप्लाई है। तो इससे आपको जो जीएसटी ऑडिट करेंगे, देखो जीएसटीआर 9 फाइल करना छोटा मोटा काम नहीं है। इसके लिए आपको एक जीएसटी एक्ट की एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, एक डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आरसीएम की प्रोविज़न को भी देखना है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 की प्रोविज़न को भी देखना है, रूल 86B को भी देखना है, रूल 42-41 के कॉमन क्रेडिट का रिवर्सल भी देखना है। एग्जाम सप्लाई का कोई केस है तो उस केस में एक्सपोर्ट की सप्लाई के भी देखना है। हाई सीसीएल का जो केस होता है कि हाई सीसीएल का जो केस है उसमें कैसे यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। तो 9 एक अलग ही रिटर्न है और इसके लिए आपको जीएसटी एक्ट की एक डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसको फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं जीएसटीआर 9 की फाइलिंग के लिए। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए समझते हैं एक करके टेबल वाइज डिटेल। जैसे कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टेबल नंबर 4 में। टेबल नंबर 4 में डिटेल आती है कोई भी एडवांस इनवर्ड या आउटवर्ड सप्लाई ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किया आपने जिसके ऊपर टैक्स पेबल था, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी आपने सप्लाई करी, कोई भी डिटेल्स जिसके ऊपर टैक्स पेबल था उसकी डिटेल आपको देनी थी। जैसे B2C सप्लाई है उसकी रिपोर्टिंग ए में करेंगे, 4K A में, ठीक है। B2B सप्लाई है उसकी रिपोर्टिंग 4K B में करेंगे। जीरो रेट सप्लाई है जिसपे टैक्स पेबल बना है, ठीक है, उसकी सप्लाई यहाँ करेंगे। जीरो रेट सप्लाई का मतलब हो गया एक्सपोर्ट होता है, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का या सर्विसेज का तो उसकी डिटेल यहाँ पे देते हैं। कोई SEZ सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ देते हैं, क्योंकि SEZ सप्लाई एक तरह से मैं बता दूँ आपको, ये भी एक जीरो रेट सप्लाई के अंदर काउंट होता है। इसमें उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होता है। डीम्ड एक्सपोर्ट की सप्लाई है उसकी कोई एडवांस जिसके ऊपर टैक्स पेबल बना, ठीक है, बट इनवॉइस इशू नहीं हुआ, उसकी डिटेल। कोई इनवर्ट सप्लाई है जिसके ऊपर आरसीएम बना, देखो आरसीएम बहुत सारी ट्रांजेक्शन बन जाती है,
जैसे लीगल सर्विस है उस पर RCM है, रेंट की सर्विस है उस पर RCM है, GTA का केस है तो उस पर RCM है। तो जो कंपनियां बड़ी हैं जिनका ऑडिट का केस है उसके अंदर कोई ना कोई ट्रांजेक्शन्स पे RCM एप्लीकेबल हो जाती है। ऐसे में उनको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना है कि क्या उनके ऊपर RCM एप्लीकेबल है, तो क्या उन्होंने आपने RCM के अंदर क्या उन्होंने GST रिटर्न में उसके ऊपर RCM पे किया, नहीं किया तो 9x सुनहरा मौका होता है इसके अंदर अपने RCM की लायबिलिटी को डिक्लेयर करके अपनी एडिशनल पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी एडिशनल लायबिलिटी बनती है वो 9 के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली टेबल नई ऐड करी गई है, इसी साल से ऐड हुआ है सेक्शन 9 से सेक्शन 5 के अंदर। अगर सप्लाई है ई-कॉमर्स ऑपरेटर, जहाँ पे रिक्वायर्ड है ई-कॉमर्स ऑपरेटर को सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर, तो वो रिपोर्टिंग करेंगे। ये कौन रिपोर्ट करेगा? ई-कॉमर्स ऑपरेटर रिपोर्ट करेगा, उसके लिए ये टेबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल सप्लाई निकल के आ जाएगी। जैसे मेरे केस में देख सकते हैं, मेरे केस में क्या है B2B सप्लाई ओनली, तो B2B सप्लाई मैंने यहाँ रिपोर्ट कर दिया तो मेरी टोटल सप्लाई ये आ गई। उसके बाद इससे रिलेटेड यहाँ पे क्रेडिट नोट है और डेबिट नोट है, तो अगर आपकी कोई होती है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे टोटल सप्लाई निकल के आएगी मेरी एंड में सप्लाई एंड एडवांस ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड। टोटल सप्लाई ये हो गई, इसके ऊपर ये टैक्स पेबल बन गया, देख सकते हैं। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, आगे आएंगे बैक टू GSTR 9, टेबल नंबर 5 पर जाते हैं। टेबल नंबर 5 पे एग्जाम्प्ट सप्लाई, रिलेटेड या नॉन GST सप्लाई की डिटेल जाती है। बेसिकली यहाँ पे उस तरह की सप्लाई की डिटेल्स आउटवर्ड, मतलब उस तरह की सेल्स की डिटेल जिसके ऊपर टैक्स पेबल नहीं बना है। कौन कौन सी सप्लाई है? बहुत सारी सप्लाई है, जैसे कि एक्सपोर्ट की सप्लाई है जीरो रेटेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। पीछे जो मैंने बताया आपको ये विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं था, ये विद पेमेंट ऑफ टैक्स था। ये जीरो रेट सप्लाई विद पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब एक्सपोर्ट जब आप करते हैं विद पेमेंट ऑफ टैक्स तो उसकी डिटेल यहाँ जाती है। ऐसे ही SCZ में सप्लाई करते हैं विद पेमेंट ऑफ टैक्स तो उसकी डिटेल यहाँ पे आती है। लेकिन अगर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी डिटेल टेबल नंबर 5 में आती है। ठीक है, वो जीरो रेट सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स तो यहाँ आएगा, SCZ सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स तो यहाँ आएगा। इसी प्रकार से अगर रिसिपेंट, मतलब आप नहीं, सामने वाला पर्सन जो आपने सप्लाई की है उस पर टैक्स पे कर रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ आएगी। ये जनरली किसके लिए हो गया? GTA के लिए हो गया। GTA यहाँ पे अपनी सेल्स को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि GTA केस में क्या होता है, सामने वाला पर्सन ज़्यादातर केसेस में टैक्स पे करता है RCM बेसिस पे, तो GTA यहाँ पे रिपोर्ट करता है, यानी ट्रांसपोर्टर या और अदर पर्सन जो जहाँ पे रिसिपेंट RCM बेसिस पे टैक्स पे कर रहा है उसकी रिपोर्टिंग यहाँ करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर अगर सप्लाई जिस पे टैक्स पेबल बन रहा है ई-कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा, किसके द्वारा? जहां पे ई-कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा पे करना है टैक्स, तो यहां पे सप्लायर रिपोर्ट करेगा सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर। मतलब कि मुझे टैक्स नहीं भरना, ई-कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा, तो मैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर इस तरह की सप्लाई दिखा रहा हूं, ये सप्लायर रिपोर्ट करेगा सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 वाली सप्लाई को। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्प्ट सप्लाई, रिलेटेड सप्लाई और नॉन GST सप्लाई को रिपोर्ट करना है। देखो हाई सी सेल होती है आपकी, तो हाई सी सेल को नॉन GST सप्लाई में डाल सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं। हाई सी सेल को कहाँ रिपोर्ट करना है? नॉन GST सप्लाई में। एग्जाम्प्ट सप्लाई, रिलेटेड सप्लाई में ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो सारी की सारी वैल्यू एग्जाम्प्ट सप्लाई में रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप एग्जाम्प्ट सप्लाई रिपोर्ट करते हो तो रूल 42, 43 के अकॉर्डिंग कॉमन क्रेडिट का रिवर्सल होता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई क्रेडिट नोट है इससे रिलेटेड तो उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी निकल जाएगी टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग जिस पे टैक्स पेबल बना और जिस पे टैक्स पेबल नहीं बना, मतलब जिस पे टैक्स पेबल बना था टेबल 4 और टेबल 5 को जोड़ के यहाँ पे टोटल टर्नओवर आपकी निकल जाएगी इंक्लूडिंग एग्जाम्प्ट सप्लाई। देख सकते हैं मेरी टोटल टर्नओवर ये आ गई। ठीक है, यही मैंने अपनी GST रिटर्न्स में दिखाया हुआ है। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से जाऊँगा बैक करके बाहर और आ जाएंगे टेबल नंबर 6 पे। टेबल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। टेबल नंबर 6 में क्या आता है? तो टेबल नंबर 6 में यह आता है GSTR 3B से डाटा उठ के, तो जितनी भी आप ITC क्लेम करते हैं टेबल 4A का वो उठ के आएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको B के अंदर यहाँ पे वाइफरगेशन देना होता है। तो ऐसी सप्लाई, ऐसी इन्वर्ट सप्लाई, कौन कौन सी सप्लाई को छोड़ के? इम्पोर्ट वाली सप्लाई को छोड़ के, RCM की सप्लाई को छोड़ के, लेकिन SCZ वाली सप्लाई इंक्लूड होगी। तो आपको करना क्या है? सिंपल सी, ये जो ITC दिया आपने ऊपर, इसका वाइफरगेशन देना होगा कि इनपुट में कितना है, कैपिटल गुड्स में कितना है, इनपुट सर्विस का कितना है। ये टोटल ITC में से ITC इनपुट का कितना है, ITC कैपिटल गुड्स का कितना है, ITC इनपुट सर्विस का कितना है, इसका वाइफरगेशन देना होता है। इसमें भी ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि कैपिटल गुड का तो मैंडेटरी है, देना ही देना होगा, और
इनपुट और इनपुट सर्विस में ऑप्शन होता है कि आप दोनों को इकट्ठे कॉलम में रिपोर्ट कर सकते हो। तो मेरा कैपिटल गुड्स का कुछ भी नहीं है, सब भी यहाँ पे इनपुट या इनपुट सर्विस का है, तो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद कोई आरसीएम का आईटीसी बनता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया तो उसकी डिटेल, उसको भी बाइफर्केशन करके देना होगा। आरसीएम कोई बनता है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन का था, ये रजिस्टर्ड पर्सन का था, तो उसका भी बाइफर्केशन करके देना है। कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी है, उसकी डिटेल, कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस का आईटीसी है, उसकी डिटेल, कोई आईएसडी से रिलेटेड कोई आईटीसी है, उसकी डिटेल, कोई आपने रीक्लेम किया, देखो रीक्लेम वाला एक ऑप्शन आ गया। आईटीसी रीक्लेम्ड किया है, पहले उसको रिवर्सल किया, फिर उसके बाद आपने उसका रीक्लेम किया। तो जो भी आईटीसी आपने रीक्लेम किया, इसके लिए जीएसटी 3B का टेबल 4D1 देख सकते हो, उसमें आप रीक्लेम की रिपोर्टिंग करते हो। तो सेम फाइनेंशियल ईयर में रिवर्सल किया, या हो सकता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपने रिवर्सल किया हो, तो पहले रिवर्सल किया, देन उसके बाद उसका रीक्लेम किया। तो ऐसा कोई आईटीसी जिसका रीक्लेम किया है आपने, उसकी डिटेल्स देनी होगी आपको। ठीक है, जब आप इसकी डिटेल को भरेंगे तो रीक्लेम वाला लेजर पोर्टल पे आ चुका है आईटीसी का, आईटीसी रिवर्सल एंड रीक्लेम, उसको जरूर क्रॉस चेक करना, क्योंकि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। जो भी वैल्यू दोगे उसका इफेक्ट भी दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेट आईटीसी आपकी अवेलेबल हो जाएगी। ये आईटीसी मेरी अवेलेबल है, इतना आईटीसी मैं ले सकता हूँ, एलिजिबल आईटीसी है। सेव पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, बाहर आ जाऊंगा। टेबल नंबर 6 हो गया। टेबल नंबर 7 की बात करें, टेबल नंबर 7 में रिवर्सल की डिटेल देनी होती है, इन एलिजिबल आईटीसी की डिटेल देनी होती है। तो आपका कोई रिवर्सल रूल 37, 39, 42, 43 के अंदर है। 42, 43 कब होता है? जब एग्जाम सप्लाई दिखाते हैं आप। तो कोई 42, 43 का कोई रिवर्सल है, उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ करनी होगी। ये कब हुआ है? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हुआ है, या उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हुआ है आपका कोई इनएलिजिबल या ब्लॉक क्रेडिट, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर ब्लॉक क्रेडिट में है, तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। अब कई लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि सर मैंने 3B में रिपोर्ट नहीं किया ब्लॉक क्रेडिट का, क्या मैं 9 में ब्लॉक क्रेडिट की रिपोर्टिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपका कोई रिवर्सल रहता है और आपने रिवर्सल नहीं किया, तो रिवर्सल की रिपोर्टिंग यहाँ दे सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो नेट आईटीसी है उसमें से अमाउंट लेस हो जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, ये मेरा 3B से उठ के आ रहा है 3905, जो कि कहाँ से उठ के आया? टेबल नंबर 6 से उठ के आया। देखो 3905। तो मैंने देखा, अपनी रिटर्नों को जांच किया पूरे ईयर के अंदर, मुझे पता चला कुछ आईटीसी ऐसा है जो मेरा ब्लॉक क्रेडिट में है, तो मैं उसको यहीं पे रिपोर्ट कर देता हूँ 9 के अंदर ही, टेबल नंबर 7 में। तो मान के चलिए कि 905 रुपये का मेरा ब्लॉक क्रेडिट में, तो मेरे लिए अवेलेबल आईटीसी कितना रह जाएगा? 3000 आ जाएगा, कि मैं ले सकता हूँ ओनली 3000। यानी 905 का मेरे को, मैंने यहाँ रिपोर्ट कर दिया कि मेरा ब्लॉक क्रेडिट में है, तो ये 905 का अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये एडिशनल लाइबिलिटी बन जाएगी। मैं DRC 03 के यूज़ करते हुए इसको पे कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं इनएलिजिबल आईटीसी की डिटेल दे देता हूँ, या ब्लॉक क्रेडिट की आईटीसी की डिटेल देता हूँ, या रूल 42, 43 के अकॉर्डिंग दे देता हूँ, या तो आपने, ये भी हो सकता है कि आपने पहले उसका रिवर्सल कर दिया हो। अगर पहले रिवर्सल कर दिया हो तो ऑटोमेटिक टेबल उठ के आपकी रिवर्सल वाले में आ जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं है कि किस में रिपोर्ट करना है, तो इस वाले टेबल को भी आप यूज़ कर सकते हो, अदर वाले में भी डाल सकते हो, और रिवर्सल की डिटेल यहाँ डाल सकते हो। और उसका सपोर्टिंग, उसकी रिकन्सिलेशन, उसका वर्किंग नोट आपको तैयार करके रखना पड़ेगा, ताकि आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, टेबल नंबर 7 में रिवर्सल की डिटेल जाएगी। टेबल नंबर 8 की बात करें, टेबल नंबर 8 में देखो, टेबल नंबर 8 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी यहाँ पे चेंजेस आ चुका है। जीएसटी 2B से डाटा उठ के आएगा, पहले उठ के आता था 2A से, अब 2B से उठ के आएगा, क्योंकि जो 3B के अंदर वैल्यूज रिफ्लेक्ट होकर जाती है वो 2B की जाती है, ना कि 2A की। तो और एक कंपैरिजन यहाँ पे 9 में होता है, 3B और 2A का पहले हो रहा था, अब 3B और 2B का होगा, तो जिसकी वजह से जो डिफरेंसेस पहले बनते थे, अब डिफरेंसेस नहीं बनेंगे। यहाँ पे देखो, ये आईटीसी 2B का उठ के आया, ये आईटीसी 3B का उठ के आया, तो इसके बीच का डिफरेंस मेरा 0 हो गया। अब मुझे यहाँ पे उस आईटीसी की डिटेल दे देनी है जो पिछले साल का इस साल के अंदर मैंने क्लेम किया, यानी 23-24 का आईटीसी। 24-25 में अगर मैंने कोई ऐसा आईटीसी मेरा है जो मैंने 23-24 का 24-25 में क्लेम किया, उस आईटीसी की डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी बुक्स का रिकन्सिलेशन करना होगा, रिकन्सिलेशन बनाना होगा। उसमें ये देखना होगा कौन कौन से बिल आ गए थे आपके करंट ईयर में, और कौन कौन से बिल ऐसे हैं जो करंट ईयर में नहीं, नेक्स्ट ईयर में आए हैं। अगर कोई बिल नेक्स्ट ईयर में है और आपने नेक्स्ट ईयर के अंदर उसके 3B में क्लेम लिया है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ दे सकते हैं। चाहे तो आप 2B को रेफर कर सकते हैं, 2B में आप चेक कर सकते हैं इस करंट ईयर के अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक की 2B। ऐसा कोई बिल तो नहीं है जो पिछले साल का जो इस साल आया है, इस साल आया तो यानी इस साल के 3B में आपने क्लेम कर लिया, तो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका
ITC अवेलेबल बट नॉट अवेलेबल या इनएलिजिबल कोई ITC है उसकी डिटेल दे सकते हैं। IGST पेड किया इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का उसकी डिटेल्स, ठीक है। तो टेबल नंबर 8 तो मेरी ओके हो गई, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आ जाते हैं टेबल नंबर 9 में। यहाँ पे कोई टैक्स पेबल बना है तो उसकी डिटेल और जितना टैक्स पेड किया है उसकी डिटेल यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये वैल्यूज़ देखो 9 में जो भी वैल्यू आ रही है उसमें केवल आप 20% ही चेंजेस कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो वो टेबल रेड में हो जाएगी। तो बड़े ही ध्यान से और बहुत ही केयरफुली से आपको फाइल करना है। नहीं समझ में आता खुद से फाइल मत करना, गलती मत करना। आजकल नोटिस इतने दबा के आ रहे हैं, कुछ भी मिस्टेक करते हो तुरंत नोटिस आ जाता है और कब में कब आपकी पेनल्टी और इंटरेस्ट लग जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, लाखों की पेनल्टी और इंटरेस्ट लग जाएगी। तो नहीं समझ में आता मत करना, प्रोफेशनल की हेल्प लेना। चाहे तो आप हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं GST 9 की फाइलिंग के लिए, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। 9 के बाद बात कर लेते हैं टेबल नंबर 10, 11, 12, 13। तो टेबल नंबर 10 में कोई सप्लाई आपने अमेंडमेंट के थ्रू बढ़ाई है, जैसे डेबिट नोट दिया है तो उसकी डिटेल, कोई सप्लाई आपने घटाई है जैसे क्रेडिट नोट दे दिया है। ये कब की है ट्रांजैक्शन? पिछले साल की ट्रांजैक्शन इस साल करी है, मतलब कि रिलेटेड था पिछले साल का, यानी 23-24 का रिलेटेड था, लेकिन आपने 24-25 में उसकी ट्रांजैक्शन करी। जैसे कोई क्रेडिट नोट पिछले साल का था 23-24 का, मार्च 24 का था एग्जाम्पल के लिए, आपने रिपोर्ट कर दिया अगस्त 24 में, तो वो आपने पिछले साल की ट्रांजैक्शन इस साल दिखाई है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। अगर इस तरह का कोई क्रेडिट नोट है तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ करेंगे कि मैंने अपनी सप्लाई तो मार्च 24 की थी लेकिन मैंने अगस्त 24 में दिखाया, मार्च 24 की बुक्स के अंदर मैंने उसको ले लिया, बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट दिखा दिया, लेकिन GST रिटर्न में नहीं दिखाया, तो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे करेंगे। इसी प्रकार से कोई ITC अवेल किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर लेकिन उसका रिवर्सल कर दिया आपने अप टू 30 नवंबर तक, क्योंकि ये 30 नवंबर अगर स्पेसिफाई पीरियड तक बोलता है ये, मतलब 23-24 की ट्रांजैक्शन आपने 24-25 में स्पेसिफाई पीरियड तक किया। तो स्पेसिफाई पीरियड क्या है, टाइम लिमिट क्या है, 30 नवंबर। अगर आपने 30 नवंबर तक पिछले साल के कोई भी ट्रांजैक्शन 30 नवंबर तक की है तो उसकी रिपोर्टिंग हम यहाँ देंगे। जैसे ITC को रिवर्सल किया है उसकी डिटेल, ITC कोई अवेल्ड किया है पिछले साल का इस साल तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे देंगे। इसी प्रकार से कोई डेबिट नोट दिखाए तो ऊपर, क्रेडिट नोट दिखाए तो नीचे डिटेल देनी पड़ेगी। ये सेल से रिलेटेड है, ठीक है। सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह की ट्रांजैक्शन मेरी कोई भी नहीं है। अभी आ जाते हैं आगे, टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 हो गया। टेबल नंबर 14, 10, 11 में जो रिपोर्टिंग करी उसकी वजह से कोई टैक्स पेबल बना है और कितना टैक्स पेड किया है उसकी डिटेल आप यहाँ देंगे। इसी प्रकार से टेबल नंबर 15 में डिमांड्स एंड रिफंड्स की डिटेल्स है। ये टेबल ऑप्शनल है, चाहो तो छोड़ सकते हो या आगे बढ़ सकते हो। 16 की बात करें, यहाँ पे सप्लाई अगर रिसीव करिए कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन से या टैक्स पेयर से या डीम्ड सप्लाई जो वर्क का है या गुड्स रिसीव किया अप्रूवल बेसिस पे, तो उस तरह की सप्लाई की डिटेल यहाँ पे जाएगी पिछले, ठीक है। इस तरह की सप्लाई की डिटेल देंगे। इस तरह की सप्लाई मेरी कोई भी नहीं है। यहाँ पे बैक करेंगे, टेबल नंबर 16 के बाद आ जाते हैं टेबल नंबर 17। तो टेबल नंबर 17 में बता दूं मैं आपको, यहाँ पे आपको HSN कोड की डिटेल्स देनी होती है। जो आप सेल कर रहे हो, जो आपने सप्लाई करी आउटवर्ड, उस सेल के ऊपर कितनी कितनी क्या क्या HSN कोड है पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ये मैंडेटरी है, टेबल नंबर 17 देना ही होगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ दे रखा है, तो मेरी टैक्सेबल और टैक्स की जो वैल्यूज़ है वो बिल्कुल सेम है। टेबल नंबर 18 ऑप्शनल होता है, चाहे तो आप इसे छोड़ सकते हो। अभी क्या करना है, मैंने सारी टेबल भर दी है और सभी टेबल ओके हो गई है। मैं क्या करूँगा, कंप्यूट लायबिलिटी पे क्लिक करूँगा, यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, देन उसके बाद प्रोसीड टू फाइल पे जाऊँगा। तो देखिए मैं विद इन द ड्यू डेट फाइल कर रहा हूँ, तो कैश बैलेंस ये है, कोई भी लेट फीस या इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह नहीं लगा है। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से PDF पे क्लिक करेंगे। PDF पे क्लिक करेंगे तभी फाइल GST 9 की जो टाइल का जो ऑप्शन है वो एनेबल होगा। ये तो डिसेबल रहता है अगर आप इस पर नहीं क्लिक करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे EBC पे क्लिक करेंगे। अभी जो OTP आया है वो लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं OTP को। ये OTP लिख दिया दोस्तों। यहाँ से OTP लिखने के बाद हमारी 9 हो गई है फाइल, ठीक है। कोई एडिशनल पेमेंट बनती है DRC 03 में तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर 9C पे जाना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं बैक करूँगा और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया। डाउनलोड करेंगे अगर फाइल कॉपी तो यहाँ दिख जाएगी। देखिए ये रही फाइल कॉपी 9 की, ठीक है। तो इस प्रकार से GSTR 9 फाइल करना है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।